हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वोल्केनो चैप्टर से। सभी जानते हो जियोमॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वोल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो या कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। 30 क्वेश्चंस हम वोल्केनिक चैप्टर से एमसीक्यू में करेंगे और 30 क्वेश्चंस में आपका पूरा वोल्केनो चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट है, फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड है, सब कुछ इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। ओके, ऑल्सो आप परचम पे ये कोर्स परचेज कर सकते हो। एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स है या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स भी है, बहुत अच्छी पूरे जीएस सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाता है। कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीवाईक्यू सेशंस मिलेंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगे, मॉक सेशन मिलेगा। जो भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ इस पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल है। आपको अगर मेरा एमसीक्यू सीरीज अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट बिल्ड कर पा रहे हो, तो आप मेरा एसएससी ज्योग्राफी का अलग से भी कोर्स ले सकते हो, जिसमें ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ओके, लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ वोल्केनो? बिल्कुल बेसिक है। अ रप्चर ऑन एन एलिवेटेड सरफेस एंड ओपनिंग ऑन अ माउंटेन, अ हॉट डिस्पोजिशन ऑफ लावा, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होना चाहिए अ रप्चर ऑन एन एलिवेटेड सरफेस। किसी भी एलिवेटेड सरफेस पे जब रप्चर होता है तो मैग्मा बाहर आता है, उसी मैग्मा को आप लावा बोलते हो और उसी को हम ज्योग्राफिकल टर्म में वोल्केनो बोलते हैं। ओके, किस तरह रप्चर है यहां से आप पढ़ सकते हो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वोल्केनो इज अ रप्चर ऑन एन एलिवेटेड सरफेस. This refers to the opening or vent on the earth's surface through which molten rock, gases and volcanic ash are expelled during a volcanic eruption. Volcanic eruption में क्या क्या बाहर आता है ये यहाँ से भी आंसर किया जा सकता है, तो अच्छे से इसको पढ़ना है। इस डायग्राम को अगर आप समझते हो तो ये मैग्मा है, और मैग्मा जब इस तरह बाहर आता है तो आपने क्या किया? सरफेस को रप्चर करके आए। एक फ्रैक्चर था, उसको और आपने रप्चर किया और उसके बाद मैग्मा बाहर आया। तो रप्चर जब तक नहीं होगा तब तक वोल्केनो क्रिएट नहीं होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। एक बात आपको यहाँ पे और याद दिला दूं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान जरूर रखना। बहुत बार वो इनकरेक्ट पूछते हैं और एक्साइटमेंट में आके हम करेक्ट वाला आंसर कर देते हैं, जबकि हमें एग्जैक्ट आंसर पता था, तो याद रखना है। ठीक है, करेक्ट कौन सा है वोल्केनिक इरप्शन के बारे में? फर्स्ट, बेसाल्टिक इरप्शन अकर्स एट द मिड ओशनिक रिज एंड एंडेस्टिक इरप्शन अकर्स एट वोल्केनिक आर्क्स एंड माउंटेन्स। देखिए, बेसाल्टिक इरप्शन क्या होता है? जब लावा बहुत धीरे धीरे स्लो मूवमेंट में आता है, तो ऑब्वियसली वो मिड ओशनिक रिज में ही आएगा, क्योंकि मिड ओशनिक रिज में कैसी बाउंड्री है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, और डाइवर्जेंट बाउंड्री में बेसाल्टिक फ्लो आता है। देन एंडेस्टिक मतलब जब लावा बर्स्ट होकर आता है, ठीक है, बहुत जोर बर्स्टिंग होती है, तो या तो वो सबडक्शन के टाइम पे आ सकता है, या फिर कोई प्लेट नीचे जा रही है और दूसरी प्लेट ऊपर चढ़ रही है तब आ सकता है, वही सबडक्शन। तो वोल्केनिक आर्क्स बनते हैं और माउंटेन्स बनते हैं। शील्ड वोल्केनोज ना जो धीरे धीरे आते हैं वो प्लेट्यूज बनाते हैं, और जो लावा अचानक से वेंट को बिल्कुल रप्चर करके बाहर निकलता है, जो धीरे नहीं निकलता, एक्सप्लोसिव नेचर होता है उसका, वो एक्चुअल में माउंटेन्स बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एंडेस्टिक इरप्शन इज मोर फ्लूइड एंड मोबाइल देन बेसाल्टिक इरप्शन। ये गलत है। अगर बेसाल्टिक इरप्शन मोर फ्लूइड नहीं होती तो प्लेट्यूज कैसे बनते? मोर फ्लूइड है तभी लावा का जो फ्लो है वो दूर तक जा रहा है, और जो एंडेस्टिक इरप्शन है वो ज्यादा फ्लूइड नहीं होती, थोड़ी डेंस होती है, इसीलिए वो माउंटेन का स्ट्रक्चर बनाती है, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक फैलती नहीं है, डेंसिटी उसकी लावा की बहुत ज्यादा होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमारा? ए, 1 ओनली। ठीक है, जितने भी हमने एंडेस्टिक और उसके बारे में बात किया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से आप पढ़ सकते हो। सेम बात जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है।
Moving on to our question number 3. So which type of volcanic eruption is responsible for Deccan Trap formation? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जब शील्ड वोल्केनोज हैं तो वो दूर तक फैलते हैं क्योंकि वो लाइट होते हैं, ठीक है, डेंस नेचर के नहीं होते, लाइट होने की वजह से वो दूर तक फैलते हैं और शील्ड मतलब उस जगह को ढक देते हैं, तो एक तरीके का फ्लड बसाल्ट टाइप स्ट्रक्चर बनता है, ट्रैप बनता है। आपने पूरी जगह को क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, ट्रैप कर लिया। तो ऐसा वोल्केनो हमें कहाँ देखने को मिलता है, डेक्कन में, जिसको हम शील्ड वोल्केनो बोलते हैं। ओके, यहां से भी आप इसको पढ़ सकते हो। सो फ्लड बसाल्ट वोल्केनोस कंटेन्स हाईली फ्लूइड लावा, जिस डेंसिटी में बहुत कम होगी, दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर। सो हमारा डेक्कन प्लेटो जो है इंडिया का, वो इसी तरीके का लावा है, शील्ड वोल्केनो। इसीलिए हम कभी कभी डेक्कन प्लेटो को डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। सो यहाँ से आप इंडिया का क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हो। So the Deccan Trap forms India, presently covering most of the Maharashtra plateau, are a much larger flood basalt province. It is believed that initially the trap formations covered much larger area than the present. Yes, पहले ज्यादा एरिया था, अभी धीरे धीरे क्या किया है, वहां के रिवर्स ने उस एरिया को इरोड कर दिया है। डेक्कन ट्रैप में कौन सी रिवर्स बह रही है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी, उसके बाद कृष्णा एंड द लास्ट रिवर कावेरी। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 रिवर्स है, गोदावरी एंड कृष्णा। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी डेक्कन ट्रैप से फ्लो करती है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना में। और रिवर्स क्या करती है, रास्ते को काट के, प्लेट्यूज को काट के अपना रास्ता बनाती है, बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर जाती है और डिपॉजिट करती है। तो डेक्कन ट्रैप का भी ऑब्वियसली बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर गई होगी, इरोड किया होगा और कहीं डिपॉजिट किया होगा। उसी डिपॉजिशन को आप बोलते हो डेल्टा, और गोदावरी डेल्टा एंड कृष्णा डेल्टा में डेक्कन ट्रैप के डिपोजिशन पाए जाते हैं। ओके, नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं जल्दी, मैम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। सो स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पा रहे हो तो हमारा परचम ऐप पे पीडीएफ बैंक अवेलेबल है। आप इस पीडीएफ बैंक से सारे पीडीएफ्स, जितने भी यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो, सब पीडीएफ बैंक में सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है। ठीक है, ये परचम की इंक्वायरी नंबर है, कोई आपको इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिगार्डिंग इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर करेक्टली मैच्ड। सो अगर मेरी एमसीक्यू सीरीज आप फॉलो कर रहे हो तो अभी तक आप इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब समझ गए। स्टिल मैं बता देती हूँ, इग्नियस रॉक्स वोल्केनिक इरप्शंस के फॉर्मेशन से बनते हैं। जो वोल्केनिक इरप्शंस बाहर आ जाते हैं और बाहर कूल डाउन होते हैं, मतलब अर्थ सरफेस पे, जिनको आप देख सकते हो, उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और जो जमीन के नीचे, सरफेस के नीचे सॉलिडिफाई हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। सो कुछ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन है। सिल लावा सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ये गलत है। ये डायग्राम से अभी आपको समझा दूंगी कि सिल लावा हॉरिजॉन्टल होता है, परपेंडिकुलर नहीं। Facolites found at the base of syncline of top of anticline. So syncline और anticline क्या होता है, folding of mountains को बोलते हैं। एक पार्ट को syncline, अपर पार्ट को anticline, इस तरह। So obviously facolites का formation वही होता है। Next is laccoliths when lava settles in a saucer shape. ये saucer shape नहीं होता है, ये actually dome shape होता है। तो हमारा इसमें incorrect कौन सा है, 1 and 3। So देखो अभी कुछ देर पहले ही हम correct और incorrect की बात कर रहे थे, तो अगर आप करेक्ट वाला आंसर करती तो ओनली 2 कर देते, लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट। तो हमें इन छोटी बातों का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से आप थोड़ा सा अगेन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ सकते हो। सो पहला लैंडफॉर्म आप देखो यहाँ पर सिल्स, तो सिल कैसे है, हॉरिजॉन्टल। और अगर डाइक का क्वेश्चन होता तो ये होता परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल। लैकोलिथ को आप देख रहे हो, डोम शेप का है ना। एंड उसके बाद फैकोलिथ को अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स और बैथोलिथ एंड डाइक्स इनकी तरह आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे पायरोक्लास्टिक फ्लो। सो ये जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, और अंदर सरफेस के नीचे जो भी आप देख रहे हो उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सो मैच द फॉलोइंग करने बोला है, कैल्डेरा, डेक्कन ट्रैप, डाइक्स एंड प्लूटोनिक रॉक्स। कुछ और करो ना करो, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको डेक्कन ट्रैप तो पता चल गया पहले क्वेश्चन। से डेक्कन ट्रैप हमारा यहाँ पे क्या होगा,
फ्लड बसाल्ट प्रोविंस. सो डेक्कन ट्रैप इज फ्लड बसाल्ट प्रोविंस. सो बी का हो जाएगा 4. सो बी के 4 में ये तीनों आते हैं, ये वाला आंसर नहीं होता. नाउ कैल्डेरा क्या होता है? कैल्डेरा एक लेक की तरह है, डिप्रेशन बाय एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज. सो बहुत बार वॉल्केनोज एक्सप्लोसिव्स होती है, बीच में एक मैटर तैयार करती है और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो एक कोन शेप्ड, एक सॉशर शेप की तरह लेक नजर आता है जिसको हम कैल्डेरा बोलते हैं, डिप्रेशन. डाइक्स अभी अभी आपने पढ़ा, लावा सॉलिडिफाइड परपेंडिकुलरी. ठीक है, सो दिस इज द डाइक. सो सी का हो गया 2. सो सी का 2 बी एंड सी में है. ए का क्या होता है? 1. सो ए का 1 कहाँ है? बी में. सो आंसर विल बी बी. प्लूटोनिक रॉक्स कूलिंग इन द क्रस्ट. सो इंट्रूसिव रॉक्स को ही प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं. एक और क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो. सो जो भी बात अभी हमने कैल्डेरा के बारे में, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस के बारे में, डेक्कन ट्रैप, डाइक्स, सिल्स, फैकोलिथ, लैकोलिथ सब बोला है, वो आपको सब कुछ पीडीएफ बैंक में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो. ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. So which of the following statement regarding the Pacific Ring of Fire are correct? So Pacific Ring of Fire Pacific Ocean में है. क्यों उसको Pacific Ring बोला जाता है? क्योंकि वो बहुत सारे प्लेट्स की बाउंड्री पे प्रेजेंट है. प्लेट बाउंड्री में होने का मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज वहां पर बहुत ज्यादा है, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज किसको रिजल्ट देती है? वोल्केनोज को, अर्थक्वेक्स को और टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग को. तो क्या क्या करेक्ट हो सकता है? The ring of fire is a direct result of plate tectonics, that is the movement and collision of lithospheric plates. Very good, बिल्कुल correct है. It is the most seismically active region of the world, as about 90% of the world's earthquake occur along the Pacific Ring of Fire. So जहाँ activity tectonic plate की सबसे ज्यादा होगी, obviously हमारा जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, earthquake, volcanoes, वहाँ भी सबसे ज्यादा होगा. तो पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा ये एक्टिविटी 90%. The active seismic region of the Indian Himalayas also considered as a part of Pacific Ring of Fire. ये बिल्कुल गलत है. इंडियन हिमालयस का पैसिफिक ओशन से कोई लेना देना नहीं है. इंडियन हिमालयस आर प्रेजेंट ऑन द बाउंड्रीज ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट. ओके, सो आंसर होगा बोथ ए एंड बी. दिस विल बी द आंसर. सो यहाँ से आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का डायग्राम भी देख सकते हो. सो दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और यहाँ ये जितना एरिया आपको दिख रहा है, इन सभी एरियाज में सबडक्शन हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रही है, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स हो रहा है, जिसके वजह से सिस्मिकली टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ बहुत हाई है. और पैसिफिक ओशन के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वोल्केनोज है, और क्योंकि इस एरिया में टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत हाई है तो अर्थक्वेक भी सबसे ज्यादा है. आप आए दिन सुनते रहते होंगे, फिलीपींस में अर्थक्वेक, जापान में अर्थक्वेक, न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक. ठीक है, देन माउंट सेंट हेलेंस रीजन, देन यहाँ हमारा कैरेबियन रीजन मतलब लैटिन अमेरिका, और फिर यहाँ पे पेरू चिली वाले कोस्ट पे आए दिन आप सुनते रहते होंगे यहाँ पे अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में. द सेम थिंग हैज बीन रिटन. आप पीडीएफ बैंक से भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. Moving on to question number 7. The most abundant gas, सबसे ज्यादा गैस एमिट होती है वोल्केनोज में से कौन सी? तो आंसर है सिंपल, वाटर वेपर. अगर वाटर वेपर एग्जाम्पल में ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, लेकिन वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा बाहर आती है फ्रॉम एनी वोल्केनो, मतलब स्टीम गैस. ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस डू नॉट ऑकर, कहाँ पे नहीं होते? बाल्टिक सी में नहीं होते. तो आंसर होगा बाल्टिक सी. देखो, कैरेबियन सी प्लेट बाउंड्री पे प्रेजेंट है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी प्लेट बाउंड्रीज पे है. तो जो सी प्लेट बाउंड्री पे नहीं है, ऑब्वियसली वहां सबडक्शन नहीं होगा, और सबडक्शन नहीं होगा तो वोल्केनिक इरप्शन भी नहीं होगा. तो मैं आपको बाल्टिक सी का लोकेशन दिखाती हूँ तो आपको ये मैटर ज्यादा क्लियर होगा. सो दिस इज द यूरोप मैप. यूरोप मैप में दिस वन इज द ब्लैक सी, ओके, एंड दिस वन इज द कैस्पियन सी. ये जो आप सी देख रहे हो ना यहाँ, दिस इज द बाल्टिक सी. सो बाल्टिक सी के बॉर्डर्स आपको यहाँ से याद रखते हैं. सो बाल्टिक सी में कौन कौन टच कर रहा है? जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, यहाँ से स्वीडन और यहाँ से फिनलैंड. सो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज है, बाल्टिक सी को बॉर्डर करती है. अब इस पर्टिकुलर मैप से आपको ये समझना है कि बाल्टिक सी कहाँ है. यहाँ है बाल्टिक सी. देखो, ये प्लेट बाउंड्री है यूरेशियन प्लेट की. क्या कोई भी प्लेट बाउंड्री के आसपास बाल्टिक सी है? नहीं है. तो प्लेट बाउंड्री में नहीं है, इसीलिए टेक्टोनिक एक्टिविटी भी नहीं है.
सो यूरेशियन, और अब अगर आप ब्लैक सी, कैस्पियन सी देखोगे तो ये प्लेट बाउंड्रीज के बहुत पास है, इसलिए इनमें टेक्टोनिकल एक्टिविटी है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सो द रिंग ऑफ फायर, अभी हमने रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा था, पैसिफिक ओशन में है, एसोसिएटेड अर्थक्वेक बिल्कुल है, वोल्केनोज बिल्कुल है, पैसिफिक ओशन ऑब्वियसली रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में ही है, फॉरेस्ट फायर नहीं है। देखो जब ओशन की बात हो रही है तो फॉरेस्ट फायर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो आंसर आपका 1 2 3 होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां से आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की पिक्चर अगेन देख सकते हो। तो पैसिफिक प्लेट, कुकूज प्लेट, नास्का प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, सुंडा प्लेट, फिलीपीन प्लेट, सारे प्लेट की एक्टिविटीज कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन। इसीलिए अर्थक्वेक जोन भी है, वोल्केनिक इरप्शन जोन भी है, और पूरा का पूरा 90% वर्ल्ड का यहाँ पे ही प्रेजेंट है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। Which of the following are active volcanoes? इसमें से एक्टिव कौन सा है? देखो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड है, तो आपको जरूर आना चाहिए, तब आप हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आंसर जरूर कर पाओगे। माउंट एकोनकागुआ एक्टिव नहीं है, एटना एक्टिव है, किलिमंजारो एक्टिव नहीं है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ये पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुका है, केनिया में है किलिमंजारो। एंड देन वेसुवियस एक्टिव है। तो कौन कौन एक्टिव हो गया, 2 and 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्टिव कौन सा है, 2 and 4 आंसर होना चाहिए, सी इज द ऑप्शन। इन वोल्केनोज के बारे में जरूर मैंने आपको लिख के दिया है, देखिए। सो एकोनकागुआ इज नॉट एन एक्टिव वोल्केनो, है कहाँ पे, एंडीज माउंटेन में, साउथ अमेरिका में, याद रखना है, एटलस खोल के लोकेशन भी देखनी है। माउंट एटना कहां पर है, इरप्शन कहां पर होता है इसका, इटली में, ठीक है, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है माउंट एटना। देन माउंट किलिमंजारो कहां है, अफ्रीका में है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। माउंट वेसुवियस नेपल्स इटली में। सो एटना और वेसुवियस मेडिटेरेनियन रीजन के वोल्केनोज हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, मैग्मा हैज गैस while lava has no gas। अगर लावा पे गैस नहीं है तो मैग्मा में कैसे हो सकती है, लावा जो है वही बाहर जब आता है तो उसका नाम मैग्मा हो जाता है, ठीक है। लावा एंड मैग्मा बोथ हैव गैस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लावा हैज गैस while मैग्मा हैज नो गैस, गलत। नीदर द लावा नॉर द मैग्मा हैज गैस, गलत। जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो गैसेस बाहर आती है, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो लावा में है वही बाहर आएगा मैग्मा में। ओके, सो आंसर इज बी। यहां से आप लावा और मैग्मा के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। हाईली विशियस लावा टेंड्स टू एंट्रैप गैस, सो जो विशियस है वो गैस को एंट्रैप करके रखती है। लावाज में ऑल्सो कंटेन मेनी अदर कॉम्पोनेंट, समटाइम्स इंक्लूडिंग solid crystals, exotic rocks known as xenoliths. At depth in earth nearby, nearly all magma contains gas dissolved, but the gas forms a separate vapor phase when pressure is decreased. So किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रीजन के वजह से वाटर वेपर या अदर गैसेस हमारे मैग्मा और लावा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट भी पूछा है एंड मोस्ट एक्टिव भी पूछा है। तो इनमें से जो मोस्ट एक्टिव है और लार्जेस्ट भी है वो है माउना लोआ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माउना लोआ, इसके बारे में मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है। सो राइजिंग ग्रेजुअली टू मोर देन 4 किलोमीटर अबव सी लेवल, हवाई आइलैंड्स में है। हवाई में पता है किस तरीके का वोल्केनिज्म होता है, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, ठीक है। और हवाई आइलैंड के माउना लोआ इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन आवर प्लैनेट। Its submarine flanks descend to the sea floor an additional 5 kilometer, and the sea floor in turn is depressed by Mauna Loa's great mass another 8 kilometer. This makes the volcano's summit about 17 kilometer. मतलब इतना ज्यादा लावा है कि डेप्थ भी उसका गिर जाता है, इतना हेवीनेस है। सो अराउंड सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो 17 किलोमीटर की डेप्थ इस माउना लोआ हवाई आइलैंड्स वोल्केनिक सिस्टम ने बनाई है। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। Question number 13, which type of lake is formed in the volcanic activity? Very simple, caldera lake, freshwater lake, lagoon or karst topography. देखो karst topography is related to limestone, lagoons is related to coastal lakes जहाँ fresh water का content भी आया है किसी river की deposition से, and
सी वाटर भी आए, लगून, जैसे इंडिया में एग्जाम्पल है चिलिका लगून इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। फ्रेश वाटर लेक या तो रिवर्स छोड़कर जाती है, जैसे ऑक्सबो लेक, जैसे वुलार लेक है, झेलम नदी ने छोड़ा है, और या फिर रिवर के डिपोजिशन से या रेन वाटर के डिपोजिशन से बनती है। कैल्डेरा लेक इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेक जो आपको सिर्फ वोल्केनिक इरप्शन में दिखाई देगा। सो कैल्डेरा के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है मैंने, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। लेक टोबा जो इंडोनेशिया में है, formed after its eruption around 75,000 years ago at around 100 kilometers by 30 kilometers extent and 505 meters deep. At its deepest point, Lake Toba is the largest crater lake in the world. So इंडोनेशिया में कैल्डेरा लेक जो है वो लार्जेस्ट है, लेक का नाम है लेक टोबा। अनदर क्वेश्चन यहाँ से आंसर किया जा सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ MCQ सीरीज में अगर आप ध्यान से डिस्कशन सुनते हो 1 या 2 या 3 बार, आपका वो चैप्टर ही पूरा रेडी हो जाएगा। ओके, अबाउट 95% ऑफ एक्टिव वोल्केनोज अकर एट, ऑब्वियसली प्लेट सबडक्शन से तो वोल्केनिक इरप्शन आती है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं आती, क्योंकि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का मतलब क्या है, 2 प्लेट्स का एक दूसरे पे पैरेलल चलना। तो जब पैरेलल चलते हैं तो कोई सबडक्शन नहीं होता, तो किसी तरीके का वोल्केनो बाहर नहीं आएगा। आइलैंड आर्क्स बिल्कुल नहीं, वोल्केनो इरप्शन होने के बाद आइलैंड आर्क बनते हैं, तो ये बाद का फीचर है। मिड ओशनिक रीजेस, यस, मिड ओशनिक रीजेस कहाँ बनती है, जब 2 प्लेट्स डाइवर्जेंट नेचर के एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब मिड ओशन में क्या आता है, बाहर वोल्केनो या लावा। सो चूज योर आंसर, कौन 1 and 4। सो आंसर इज 1 and 4, ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। सो बहुत बार मैंने प्रीवियस MCQs में भी आपको सबडक्शन जोन के बारे में और मिड ओशनिक रिजेस के बारे में समझाया है, जरूर फॉलो कीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे। सो आप देख रहे हो 1 प्लेट एंड 2 प्लेट, दोनों प्लेट्स कन्वर्जेंट नेचर के, कन्वर्ट करें एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो डीप जा रहा है वो डेंस प्लेट जा रहा है, वो ज्यादा हैवी प्लेट है, वो नीचे चला जाता है, सबडक्ट होता है, मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद इस तरह लावा ऊपर आता है। या फिर 2 प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बीच में फ्रैक्चर जोन बन रहा है, जिसकी वजह से लावा बाहर आ रहा है। तो दोनों फैक्टर्स ही हो सकते हैं, ठीक है, सो इसलिए दोनों फैक्टर्स हमने आंसर में लिखा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। बहुत इजी है और बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, माउंट स्ट्रॉम्बली, ये लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहलाता है। कुछ इस तरह के दृश्य आपको मेडिटेरेनियन सी के आसपास देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके का इसमें इरप्शन आता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट हाउस। ठीक है कहाँ, इटली देख रहे हो, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, इधर आपका माउंट स्ट्रॉम्बली है। ओके, सो इटली के बहुत पास। So volcano has erupted many times and is constantly active with minor eruptions, often visible from many points on the island. क्यों visible है? क्योंकि eruption उसका बहुत ज़्यादा तेज है। Next is question number 16. The deposits of the ancient Tethys Sea were folded to form the Himalayas. Tethys Sea ही था किसके बीच में? यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट के बीच में। दोनों प्लेट का कन्वर्जिंग नेचर है, जिसकी वजह से जो भी मटेरियल्स बाउंड्री में प्रेजेंट है, मार्जिन पे प्रेजेंट है, वो क्या हो गए, फोल्ड हो गए, और अब बन गया यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ हिमालय। इस वर्ल्ड मैप से आप समझोगे कि कहाँ तेथिस सी था। सो दिस वाज द तेथिस सी, ये जितना एरिया आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, दिस होल वाज द तेथिस सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी यूरेशियन प्लेट की जो मूवमेंट है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, और इंडियन प्लेट की जो मूवमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट में। सो दोनों प्लेट आपस में टकराते हैं, इसीलिए ये पूरा सबडक्शन जोन होके, वोल्केनिक एक्टिविटी होके फोल्ड माउंटेन बन चुका है, जो कि आपको एज ए हिमालयन फोल्ड माउंटेन यहाँ नजर आता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे यूराल माउंटेन्स इन रशिया भी प्रेजेंट है आज के दिन में, और यहाँ छोटे छोटे वाटर बॉडीज बच गए हैं, जिनको हम बोलते हैं बचे हुए पोर्शंस ऑफ तेथिस सी, मतलब रेमनेंट्स ऑफ तेथिस सी। सो एग्जाम में अगर आता है कि रेमनेंट्स ऑफ तेथिस सी कौन है, तो ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है एंड कैस्पियन सी है। सो ये पूरा मेडिटेरेनियन सी तेथिस सी का ही रेमनेंट है, मतलब बचा हुआ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following is the highest volcanic mountains of the world? So highest कौन सा है इसमें, माउंट कोटोपैक्सी is the highest.
हाइट माउंट कोटोपैक्सी की बहुत ज्यादा है, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है. सो एलिवेशन कोटोपैक्सी की बहुत ज्यादा है, लोकेटेड इन इक्वेडोर इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. पायरोक्लास्टिक फ्लोज हैव अकम्पनीड, मतलब डेंस मटेरियल है, बहुत ज्यादा फैल नहीं सकती, इसलिए क्या कर रही है, हाइट बढ़ा रही है, क्योंकि जहां उनको इरप्ट किया जाता है उससे बहुत ज्यादा वो ट्रैवल नहीं करते बिकॉज ऑफ डेंसिटी. सो दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में दिस इज द कंट्री ऑफ इक्वेडोर और यहाँ पे खड़ी है आपकी कोटोपैक्सी. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोटोपैक्सी. Next is question number 18. So select the correct answer using the codes given below. Composite volcanoes क्या होते हैं? ठीक है, made from alternate layers of lava flows and exploded rock. Yes, composite volcano वो होता है जो एक लेयर लावा फ्लो का हो, फिर एक एक्सप्लोजन हो, फिर लावा फ्लो, फिर एक्सप्लोजन. मेड ऑफ मैग्मा रेंजिंग फ्रॉम बसाल्ट टू ग्रेनाइट. ऑब्वियसली अगर बहुत तेज से आ रहा है एक्सप्लोसिव नेचर में तो ग्रेनाइट भी आ सकता है, अगर फ्लोज में आ रहा है तो बसाल्ट आ सकता है. तो फ्लो का मतलब लेस डेंस, मतलब बसाल्ट. अबाउट 100 to 35 मीटर टॉल. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 1, 2 and 3 18 नंबर में कॉम्पोजिट वोल्केनोस. यहाँ मैंने कॉम्पोजिट वोल्केनोस का पूरा डिस्कशन दिया, जरूर पढ़ना. बाकी भी क्वेश्चन कोई कॉम्पोजिट वोल्केनो से आया तो आप आंसर कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. डैश इज अ फाउंटेन of hot water and steam that escapes when underground water comes into contact with hot volcanic rocks. देखिए सिंपल है, hot volcanic rocks बिल्कुल नीचे है, मैग्मा ही समझ लो. मैग्मा की हीट की वजह से क्रस्ट भी हीट अप होता है, एंड क्रस्ट में जो ग्राउंड वाटर क्रैक्स में, पोर्स में चला जाता है, वो भी हीट अप हो जाता है. एक टाइम ऐसा आता है कि जो हॉट वाटर है बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, तो ऐसे फवारे की तरह, फाउंटेन की तरह बाहर निकलता है, और उस फाउंटेन को आप क्या बोलते हो, गीजर्स. ठीक है, यही पानी जब कोई लेक बना दे और उस लेक में वार्म वाटर हो, स्टीम निकलता रहे, लेकिन स्टेगनेंट वाटर है लेक के टाइप, तो आप उसको बोलोगे हॉट स्प्रिंग्स. लेकिन यहाँ फाउंटेन पूछा था इसीलिए हमने आंसर किया गीजर्स, है ना. सो इस तरह के आपके माउंटेन्स, फाउंटेन्स एंड गीजर्स आपको दिखाई देंगे. सो दिस इज द पिक्चर विच रिलेट्स टू गीजर्स एंड दिस इज द पिक्चर विच रिलेट्स टू हॉट स्पॉट्स या फिर लेक्स. ठीक है, सो आप देख रहे हो ग्राउंड वाटर है नीचे. ग्राउंड वाटर जब किसी वोल्केनो के पास आ जाता है, हॉटनेस उसको बहुत ज्यादा मिल रही है, तो वो बिल्कुल ऊपर भागेगा, कन्वेक्शन होगी उसकी. इस तरह हुआ तो हॉट स्प्रिंग बोलोगे लेक टाइप, और बिल्कुल फाउंटेन टाइप हुआ तो आप उसको गीजर्स बोलोगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर में जरूर पढ़ के जाना. यही जगह होती है जहां पे जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, और इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि ऐसी हॉटस्पॉट जो वल्केनिज्म की वजह से वाटर और स्टीम बाहर आ रहा है, ये सिर्फ हमें हिमालयन स्टेट्स में दिखने को मिलती है. स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड. सो व्हेनेवर यू गो टू हिमाचल प्रदेश, मणिकरण जो गुरुद्वारा है, वहां पे इस तरीके का फीचर आपको दिखेगा. क्वेश्चन नंबर 20. द एंशियंट इटालियन टाउन ऑफ पॉम्पी was buried by which of the following volcano? So ये वाला volcano, माउंट वेसुवियस. सो माउंट वेसुवियस ने इटली में पॉम्पी को क्या कर दिया था, नीचे दबा दिया था. सो पहले हम लोकेशन देख लेंगे. सो दिस इज द इटली का सदर्न पार्ट, है ना, और वेसुवियस माउंटेन यहाँ है जहाँ उन्होंने पॉम्पी को पूरा क्या कर दिया था, दबा दिया था. सो दिस इज द पॉम्पी टाउन इन इटली. ठीक है, सो इस यहीं पे माउंट वेसुवियस भी है, और आज ये पॉम्पी टाउन दिखाई नहीं देता है. सो अराउंड नून ऑन अगस्त 2479 AD, बहुत पहले, huge eruption from Mount Vesuvius showered volcanic debris over the city of Pompeii. Buildings were destroyed, the population was crushed, the city was buried beneath the blanket of ash and pumice. Next is question number 21. What do we call the kind of volcano with gentle slopes and a very broad shape? देखो, अगर दिमाग लगाओगे तो इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा करने में. जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप का मतलब है दूर तक लिक्विड फैल रहा है, और ब्रॉड शेप, ब्रॉड शेप भी मतलब दूर तक फैल रहा है, तो क्या होगा, शील्ड वोल्केनो, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया. सो यहाँ मैंने आपके लिए सारे टाइप्स बना दिए. यहाँ से आप अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. शील्ड वोल्केनो लार्ज ब्रॉड स्लोप होगा, फ्लूइड लावा होगा. इस तरह का कॉम्पोजिट है तो लेयर्स नजर आएंगे. अभी हमने कॉम्पोजिट के बारे में पढ़ा, लेयर्स थे. लावा डोम्स में स्मॉल विथ स्टीप साइड होगा,
ठीक है, विशियस लावा होगा। और सिंडर सोप मतलब यहाँ पर एक्सप्लोसिव नेचर का था, इसीलिए ऐश रॉक्स मिलेंगे और कोन शेप होगा। एग्जाम्पल भी मैंने दिया आपको यहाँ पे, अगर शील्ड वोल्केनो पढ़ रहे हो तो माउना लोआ हवाई का सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में डेक्कन ट्रैप। कॉम्पोजिट वोल्केनो पढ़ना चाहती हो तो मेयॉन माउंटेन्स इन द फिलीपींस बहुत इंपॉर्टेंट है। लावा डोम्स देख रहे हो तो शिनजान इन जापान, एंड सिंडर कोन्स देख रहे हो तो सनसेट क्रेटर इन एरिजोना। याद रखना है ये सारे एग्जांपल्स विद द फीचर्स। ओके, यहाँ भी डिस्कशन लिखा हुआ है, यू कैन रीड अबाउट अदर वोल्केनोस लाउट माउना किया एंड माउना लोआ। Moving on to question number 22. The tallest volcano in solar system is located on which planet? ज्यादातर लोग आंसर करेंगे अर्थ, क्योंकि उनको अर्थ के बारे में ही स्टडीज पढ़ी है। लेकिन हमारे जो टॉलेस्ट वोल्केनोज हैं वो मार्स में है, और टॉलेस्ट माउंटेन भी मार्स में है। और जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट मतलब सोलर सिस्टम का जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो मार्स में है, और वो माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, 3 टाइम्स ज्यादा हाइट में है। कौन सा है? माउंट ओलंपस, ये वाला। ठीक है, सो ओलंपस मंस इसको बोलते हैं 16 माइल्स 24 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट कितना है? अराउंड 8.5 किलोमीटर, 8850 मीटर, और ये कितना है? 24 किलोमीटर अबव द सी लेवल। समझ लो, 3 टाइम्स। सो वीनस हैज मोर वोल्केनोज देन एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। एक और इंफॉर्मेशन, अर्थ के पास तो आपने देखा ही, मार्स में आपने पहचान ही लिया, अब वीनस में ज्यादा है लेकिन हाइट शॉर्ट है। हाइट सबसे ज्यादा कहाँ है? मार्स में। ओवर 1600 मेजर वोल्केनोज और वोल्केनिक फीचर्स आर नोन इन वीनस। ओके, सो ये याद रखना है सोलर सिस्टम के बारे में इन रिगार्ड टू वोल्केनो। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी? सो देखो, जब वोल्केनोज आते हैं तो अपने साथ मिनरल्स लेकर आते हैं, और बहुत सारा फायदा होता है, क्योंकि वोल्केनिक रॉक्स बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर रिच होती है ना, नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो ग्लेशियर मेल्टिंग भी तो होती है, क्योंकि हीट जनरेट होता है। ग्लेशियर मेल्टिंग इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर एटमोस्फियर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, इसीलिए ग्लेशियर मेल्टिंग। सॉइल फर्टिलाइजेशन, जियोथर्मल पावर, मिनरलाइजेशन ऑफ रॉक्स, ये तीनों वोल्केनो के बेनिफिट्स है, लेकिन ग्लेशियर मेल्टिंग हमारा बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग करना है। अभी हमने पढ़ा था सिंडर कोन, कॉम्पोजिट, हॉटस्पॉट, मेडिटेरेनियन। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि मेडिटेरेनियन वोल्केनिज्म आपको कहाँ मिलेगा? सो मेडिटेरेनियन हमने कहाँ पढ़ा? माउंट एटना, इटली के आसपास, तो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे। लोकेशन भी इससे आपको याद हो जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन में क्या आना चाहिए? 3। डी ऑप्शन में 3 कहाँ है? बी और डी में। ठीक है, एक और करते हैं, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। सो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म है हमारा रियूनियन आइलैंड में इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो सी का ऑप्शन क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, तो इसमें है, तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल गया। बहुत बार ऐसा होता है मैच द फॉलोइंग या अदर क्वेश्चंस में भी, अगर आपको एक आधा इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल कंफर्म पता हो तो आप बाकी आंसर निकाल सकते हो। तो इस आंसर से 2 और 1 हम ले लेंगे। सिंडर कोन कहाँ है? माउंट पैट्रिक्यूटिन, एंड कॉम्पोजिट कोन कहाँ है? जापान में माउंट फूजी। तो ये सारे वोल्केनोस याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी वोल्केनोस के बारे में क्वेश्चन में था, सारे वोल्केनोस के बारे में लिख दिया, आप जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। सो ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलिजन है, सिंडर कोन बनता है माउंट पैट्रिक्यूटिन मैक्सिको में, नॉर्थ अमेरिका। कॉम्पोजिट कोन्स है तो स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी जापान में है, वेसुवियस एंड स्ट्रोम्बोली दोनों मेडिटेरेनियन में है। बसाल्टी हाईली मोबाइल मैग्मा है, आइलैंड आप बना रही है तो हवाई में, रियूनियन में, कुरिल, एल्यूशन। हवाई आपको पता है ये पैसिफिक ओशन में, रियूनियन इंडियन ओशन में है, कुरिल जापान में है पैसिफिक ओशन में, एल्यूशन कहाँ पे है? रशिया में। ठीक है, एल्यूशन बेरिंग सी के आसपास एल्यूशन है। ठीक है, एंड देन वी हैव मेडिटेरेनियन जहाँ पे एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो वहां माउंट वेसुवियस एंड माउंट एटना। वेसुवियस के बारे में आपको एक और चीज पता है कि इसने पंपई नाम के शहर को सबमर्ज कर दिया था। चलते क्वेश्चन नंबर 25 में, लाहौर इज अ नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग। सो लाहौर होता क्या है? स्ट्रॉन्ग वाटरवेज, इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल। सो इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल्स को बोलते हैं लाहौर। सो लाहौर दिखने में कैसा होता है? लाइक दिस, इस तरह। सो वोल्केनिक फ्लो जब बहुत ज्यादा होती है तो इस तरह रिवर फ्लो की तरह बाहर निकलती है, जिसको हम लाहौर बोलते हैं। सो मेनली ये जो टर्म है ये इंडोनेशिया से ओरिजिनेट हुआ था,
जहाँ हॉट और कोल्ड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड रॉक फ्रैगमेंट्स flows down the slopes of a volcano and typically enters a river valley. इस तरीके का जब फीचर होता है तो लहार बोला जाता है. मेनली इट इज अ डेब्रिस फ्लो, है ना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. So name the valley of 10,000 smokes has been given. This is Katmai volcano, valley of 10,000 smokes. So यहाँ से आप पढ़ सकते हो, अलास्का में है ये. अलास्का is a part of USA which is present just on the western part of Canada. Okay, so Katmai volcano region is known as the Valley of 10,000 Smokes. Mount Katmai is large stratovolcano, मतलब composite nature का है, on the Alaska Peninsula in the southern Alaska, located within Katmai National Park and Reserve. So यहाँ पे national park है, वो भी आपको पता चल गया, in Alaska. So lasting 3 days, the largest volcanic eruption of the 20th century exploded 1912, जिसने कैटमाई कैल्डेरा मतलब लेक भी यहाँ पे जनरेट किया है. So generally आप देखोगे जो इरोसिव नेचर होता है, एक्सप्लोसिव नेचर वाला वोल्केनो होता है, उसमें कैल्डेरा लेक बनती है. Find the correct match. Krakatoa, Indonesia is correct. Eyjafjallajökull volcano, Iceland correct. And Shiveluch volcano, Russia correct. तीनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन. तो यहाँ से आपको 3 वोल्केनोस के इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं. सेम चीज मैंने यहाँ लिख कर दिया आपको. क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, माउंट वेसुवियस इटली में, माउंट फुजियामा या फूजी जापान में, एंड इजाफजाकुल इन आइसलैंड, एंड शिवुलिच इन द कमचटका पेनिनसुला ऑफ रशिया. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कमचटका पेनिनसुला रशिया में ईस्टर्न साइड में है या वेस्टर्न साइड में. अगर आपको कमचटका के बारे में पता है तो इट्स वेरी गुड. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्मा पाथवेज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनोस. यस, सो अर्थक्वेक की डिस्ट्रीब्यूशन हमें मैग्मा के पाथवेज के बारे में जरूर बताती है, क्योंकि दोनों ही टेक्टोनिक एक्टिविटी है, प्लेट टेक्टोनिक से ओरिजिनेट होते हैं. द वर्ल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक कोइंसाइड्स वेरी क्लोजली विद दैट ऑफ वोल्केनो. ऑब्वियसली जहाँ पे अर्थक्वेक का फीचर ज्यादा होगा वहाँ वोल्केनिक इरप्शन होगा, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन रप्चर ऑफ द रॉक से ही होता है, और अर्थक्वेक क्या करती है, रप्चर ऑफ द रॉक्स. सो इसमें स्टेटमेंट नंबर ये आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement number 1. So this is the thing, conceptual question है. सेम चीज जो डिस्कस हमने की वो मैंने यहाँ लिख दिया. But not all earthquakes are related to volcanoes. So जो earthquakes ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे होते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे होते हैं, वहां पे वोल्केनोस का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि सबडक्शन नहीं हो रहा है. सो जब तक सबडक्शन या रप्चरिंग ऑफ द रॉक्स ना हो तब तक वोल्केनोस नहीं आते. आगे का डिस्कशन आप पढ़ सकते हो. जो भी हमने डिस्कशन किया वही मैंने आपको लिख के दिया, ताकि आपके पास एक नोट भी रहे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. What is a volcanic caldera called that has been partially filled by a new central cone? मतलब कैल्डेरा तो लेक बनी गई थी, लेकिन अब वो फिल हो गई है एक सेंट्रल कोन से, मतलब एक और उसके ऊपर वोल्केनो आ गया इरप्शन की वजह से. सो ऐसे वोल्केनो को हम बोलते हैं सोमा वोल्केनो. इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा. अनयूजुअल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन आएगा. सो इस तरीके का फीचर हमें देखने को मिलता है. ये कैल्डेरा था पहले, दिस इज द लेक था. आप लेक की डिप्रेशंस देख सकते हो. इस लेक के बीच में एक कोन और डेवलप हो गया, तो इस पूरे जोन को अब हम क्या बोलेंगे, सोमा वोल्केनो. यहाँ से पढ़ सकते हो, a Somma volcano also known as Sommian is a volcanic caldera that has been partially filled by a new central cone. This type is named after Mount Somma, a stratovolcano in southern Italy. तो आप देख रहे हो इटली में बहुत ज्यादा वोल्केनिक टाइप्स है. आपको वहाँ पे कॉम्पोजिट भी मिल गया, देन एंडिस्टिक भी मिल गया, एंड नाउ वी हैव स्ट्रैटोवोल्केनो जो आपके कैल्डेरा लेक से भी रिलेट करता है. तो याद रखना है इटली वाला रीजन अच्छे से, मेडिटेरेनियन स्पेसिफिकली. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी. इंडिया में एकमात्र वोल्केनो ही एक्टिव है, दैट इज योर बैरन आइलैंड which is present in the Andamans. Okay, next is Barren Island lies about 140 kilometer east of Great Nicobar. देखो अगर आप मैप जानते हो, दिस इज अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड दिस इज निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. अब वो बोल रहा है बैरन आइलैंड 140 किलोमीटर ईस्ट पे है,
निकोबार से। तो बैरन आइलैंड एक्चुअली अंडमान में है, तो निकोबार से ईस्ट पे कैसे हो सकता है? निकोबार से नॉर्थ पे या नॉर्थ ईस्ट पे होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। The last time Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. ये भी statement गलत है, तो only statement from 1 is correct, that is 1 only. So यहाँ से हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ले लेंगे। सबसे पहले आप लोकेशन देखो, दिस इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड अंडमान ग्रुप में इट इज ऑन द ईस्ट, सो दिस इज द बैरन आइलैंड। नीचे आप देख रहे हो निकोबार है, सो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत थी। Volcano on Barren Island erupted in 2005. वहाँ क्या लिखा था? 1991. 2005 is the latest. A part of India, Barren Island is one of the Andaman Islands and lie over the fault whose movement caused the tsunami. So obviously मैंने आपको बताया सुनामी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स होती है, वो रॉक जब डिस्प्लेस होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब अर्थक्वेक। जब वो एनर्जी रिलीज होती है और वहां पानी भरा हो तो पानी में भी मूवमेंट आएगा, वेव्स की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही वेव्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी आप उसको क्या नाम दे दोगे? सुनामी। तो यहाँ पे सुनामी इसकी वजह से हुआ था। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द आइलैंड इज अ कैल्डेरा फॉर्म्ड बाय एन एक्सप्लोसिव इरप्शन इन द प्लीस्टोसीन एरिया अबाउट 135 किलोमीटर साउथ ऑफ द टेरिटरीज कैपिटल इज द पोर्ट ब्लेयर। मतलब ये अंडमान की कैपिटल से बहुत पास है ये बैरन आइलैंड, लेकिन यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। ओनली जब आप शिप से सी से गुजर रहे हो तभी आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज इस आइलैंड में कोई टूरिज्म काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। सो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो इज बैरन आइलैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वोल्केनिक चैप्टर का एमसीक्यूज। कोई भी डाउट आए आपको कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल रिप्लाई। एंड अच्छे से चैप्टर को तैयार करना, अगर आप एमसीक्यूज के माध्यम से करते हो आपका कंसेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।